मैं डॉक्टर के वेणुआचार्य शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज 4th सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 3 का चैप्टर सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इट्स रेगुलेशन डिस्कस करेंगे हम। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सर्कुलेशन विलियम हार्वे द्वारा 1628 ईस्वी में खोजा गया है। सर्कुलेशन कुछ नहीं है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना और वापस फिर से बॉडी फ्लूइड का आना सर्कुलेशन है। इसकी विस्तृत जानकारी विलियम हार्वे ने दिया था। विद्यार्थियों, आप जानते हैं बॉडी फ्लूइड मतलब क्या होता है? ब्लड और लिम्फ, ये दोनों मिलकर बॉडी फ्लूइड कहलाते हैं। बॉडी फ्लूइड जो है सर्कुलेशन के अलावा टेम्परेचर रेगुलेट करने में और ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्कुलेशन के अंतर्गत आते क्या हैं। सबसे पहला पार्ट है पोर्टल सिस्टम और दूसरा पार्ट है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम का अर्थात वैस्कुलर पार्ट्स में इसका डिवीजन होना। इसके अंतर्गत ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम आते हैं, जिसका वर्णन अभी हम करेंगे। परंतु ये जानना जरूरी है कि इसमें आता क्या है। वैस्कुलर मतलब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ऐसे सिस्टम्स जब होते हैं तब उसे हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। दूसरा पार्ट है पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है? जो हैवी मटेरियल है, बहुत सिग्निफिकेंट मटेरियल्स है या बहुत ही वेस्ट मटेरियल है, उसको कैरी करने के लिए पोर्टल सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम में पोर्टल सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड है। तो पोर्टल सिस्टम में मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो होता है वो है लीवर। ये क्या करता है? हम जो खाना खाते हैं या जो भी मटेरियल हमारे शरीर में होता है, बॉडी में होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसका स्क्रीनिंग लीवर करता है, और ब्लड से जो भी यूजफुल मटेरियल है उसे लीवर में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार रीनल पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर में तो किडनी है, परंतु दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें किडनी पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम हाईली डेवलप होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है शरीर का, वो ब्लड के थ्रू रीनल पोर्टल सिस्टम में डाल दिया जाता है और वहां से उसे एक्सक्रेट कर दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम की विशेषता ये है कि ये जो होता है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में अत्यधिक विकसित होता है, पाइसेस में उससे थोड़ा ज़्यादा, एम्फीबिया में उससे थोड़ा ज़्यादा। तो एमनियोट्स जो जीव हैं इनमें विकसित होता है। एमनियोट्स जीव जिसके अंतर्गत रेप्टाइल्स, एबीज, मैमल्स आते हैं, इनमें क्रमशः इनका विकास का दर रिड्यूस होते जा रहा है। कारण आप जानते हैं विद्यार्थियों, एमनियोट्स में मेसोनेफ्रिक किडनी होती है और एमनियोट्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। इन एमनियोट्स की विशेषता ये है कि इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस होते जाता है और मैमल्स आते आते ये खत्म हो जाता है। कारण इसका ये है कि इनका किडनी पूरी तरह से विकसित होता है और ये कार्य करने में सक्षम होता है। इस प्रकार पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत दो चीज इनकॉर्पोरेट किया गया है। सबसे यूजफुल मटेरियल जो लीवर में डाल दिया जाता है, लीवर उसका स्क्रीनिंग करता है और उसकी मात्रा के हिसाब से उसे डिजायर्ड प्लेस पे भेजता है। विद्यार्थियों, आपको यहाँ ये बताना जरूरी है, जैसे हमारा एक सामान्य बुखार के लिए अगर 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल खाते हैं तो वो बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर वो लीवर हमारा चयन करता है कि वो कितना मिलीग्राम उस शरीर की आवश्यकता है, उतना ही वो भेजता है ब्लड में, बाकी को वो वापस कर देता है। तो अगर ब्लड में अगर ज़्यादा इंजेक्शन के रूप में भी अगर आप कोई भी मेडिसिन देते हो तो उसे हम फोर्सफुली लीवर में भेज देते हैं, वहाँ से वो
बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो वेट होता है उसके हिसाब से हम 500 मिलीग्राम तक पैरासीटामोल खाते हैं, परंतु कोई 40 केजी का होता है, कोई 80 केजी का होता है। तो दोनों कैसे जस्टिफाई करोगे आप? आपका शरीर का लीवर ही उसे जस्टिफाई करता है, और उस सिस्टम में जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो मददगार है। वो कैसे हम फिर आगे देखेंगे। अभी हम इस पार्ट को एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। उसके बाद सीधा सर्कुलेशन के टाइप्स में आकर हमने पोर्टल सिस्टम को समझाया, और फिर वेस्कुलर सिस्टम में हम स्विच ओवर करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम आता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड, वेसल्स एवं हार्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लड पे। ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी वेट का 8% होता है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है और बॉडी वेट का 8% होता है। मतलब क्या हुआ, आप इसको क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? आप एक एग्जाम्पल में यहां समझेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का वेट कितना होता है। अगर कोई 70 साल का व्यक्ति है तो इसका जो बॉडी वेट होगा 70 × 8% आप निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 100, तो 7 × 8 = 56, ठीक है। डिवाइड बाय 10 अगर करते हैं 7 × 8 = 56 हो रहा है। तो इसका 5.6 लीटर ब्लड एक 70 केजी वेट के मनुष्य में होता है। अर्थात 5 से 6 लीटर व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा पाई जाती है। अब हम चलते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ब्लड एक सेपरेट क्वेश्चन भी है, एक सेपरेट लेक्चर भी है, तो यहाँ पे मैं ब्लड को ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, परंतु सामान्य चीजों को यहाँ पे वर्णन करना चाहूंगा। ब्लड जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा शरीर के ब्लड का 55% कवर करता है, जबकि कॉर्पसेल्स 45% कवर करते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है, और कॉर्पसेल्स एक सेलुलर पार्ट्स हैं, कोशिकीय भाग है। प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में होता है इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन आदि प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं। आप जानते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी प्रकार एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कोलाइड्स में ब्लड कोलाइड्स बनाने में हेल्प करते हैं। ब्लड कोलाइड्स का आगे हम फिर वर्णन करेंगे। इसके अलावा कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंडक्शन प्लाज्मा के थ्रू होता है, और भी गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो बॉडी में होता है वो सारे प्लाज्मा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। उसके अलावा हार्मोन्स जो शरीर में स्रावित होता है, डिजायर्स प्लेस पर भेजा जाना है, वो हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं। एंजाइम्स होते हैं और अन्य चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट 95 से 98% जल होता है, वाटर होता है। कॉर्पसेल्स मुख्यतः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बने होते हैं। विद्यार्थियों, इसे हम अलग चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में अध्ययन करेंगे, परंतु कुछ चीजों को यहाँ जानना अति आवश्यक है। आरबीसी होते क्या हैं? आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स या इसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो ये एक बाइकनकेव स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या कैरी करता है? HB अर्थात हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो ये नॉन न्यूक्लियर यूकैरियोटिक सेल हैं। विद्यार्थियों, आपको पता है
इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, फिर भी नहीं यूकेरियोटिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जन्म के समय, इनके उद्भव के समय इनमें सारी कोशिकाएं या न्यूक्लियर कंपोनेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम यूकेरियोट्स में रखेंगे। ये रेड बोन मैरो में बनते हैं और इनके जो बनने का प्रोसेस है उसे हम एरिथ्रोपोएसिस की संज्ञा देते हैं। ये लगभग 120 दिन रहते हैं और 120 दिन के बाद फिर से रिस्ट्रक्चर होता है, नया बनते हैं। मैं ये सामान्य जानकारी दे रहा हूं, अगले चैप्टर में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद है WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC जो होते हैं ये व्हाइट बोन मेरो में या येलो बोन मेरो में बनते हैं, येलो बोन मेरो में या व्हाइट बोन मेरो में बनते हैं। इनके जो बनने की प्रोसेस है इसे भी हम एरिथ्रोपोएसिस की संज्ञा देते हैं। ये 30 से 40 दिन लगभग जीवित रहते हैं और इनका मुख्य काम है डिफेंस मैकेनिज्म या प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का इनका मुख्य काम है। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इसका विस्तृत चर्चा हम और करेंगे, परंतु बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का पहला पार्ट है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स टोटल WBC का 75% है, जिसके अंतर्गत पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। ये 70% होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और ये जब कभी भी पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तब ये इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी से हम अंदाज लगाते हैं कि हमारे शरीर में पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन हुआ है। विद्यार्थियों, आपके सामान्य जानकारी के लिए ये बता दूं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी की वजह से, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट के सबसे पहले सलाह देता है। और ब्लड टेस्ट में यही देखा जाता है कि इनके जो वास्तविक परसेंटेज है उससे बढ़ तो नहीं गए हैं। बढ़ गए मतलब ये एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, एक पर्टिकुलर डिजीज होता है, एक डायरेक्शन मिलता है डॉक्टर को कि आगे किस तरह से उसका अध्ययन करें। तो आपको ये बताना है कि न्यूट्रोफिल्स कम ग्रेन्यूल्स वाले 70% व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। इसी सेल की वजह से हम इसे पहचान पाते हैं और ये पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरा जो है एसिडोफिल्स, या इसे हम इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। ये टोटल WBC का 4% होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इसमें कम ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये एलर्जी के केस में, जब कभी भी एलर्जी होता है हमारे शरीर में, तब ये बढ़ जाता है। यूजुअली आपने सुना होगा इयोसिनोफिलिया हो गया। इयोसिनोफिलिया क्या है? इयोसिनोफिलिया कुछ नहीं है, एसिडोफिल्स है और एलर्जी के समय बढ़ जाता है। और तीसरे जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसे हम कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मात्र 1% होता है शरीर में और इसका जो न्यूक्लियस है वो एस आकार का होता है और इसमें अत्यधिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके आधार पर इसे हम पहचानते हैं। और ये जब कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, तब इनकी संख्या 1% से बढ़ जाती है। इस प्रकार ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं
ये फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक मतलब बीमार या एंटीजन को मार के खाने वाले होते हैं। ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं और फिर से ये फेगोसाइटिक होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। न्यूट्रोफिल्स टोटल WBC के 70% होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की वजह से पहचान में आते हैं। फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। पास फॉरेन इन्फेक्शन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार एसिडोफिल्स जो होते हैं, इयोसिनोफिल्स जो होते हैं, वो बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। दो लोब हैं, देख रहे हैं आप, बाइलोब्ड या बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, ये बाइलोब्ड है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी लोब्ड बोलेंगे, इसे बाइलोब्ड या बाइन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। ये एलर्जी के केस में बढ़ जाता है और टोटल WBC का 4% होता है। इसी प्रकार बेसोफिल जो होता है वो 1% होता है और वायरल इन्फेक्शन में इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये फेगोसाइटिक होता है। इसे पहचानने के लिए हम एस शेप का न्यूक्लियस वाली कोशिकाएं हम ढूंढते हैं टोटल ग्रेनुलोसाइट्स में। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लिम्फोसाइट और दूसरे को कहते हैं मोनोसाइट्स। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, ए ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते और ये टोटल WBC का 25% होता है, 25%। इसका पहला पार्ट है लिम्फोसाइट और दूसरा पार्ट है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं टोटल WBC का 20% और मोनोसाइट टोटल WBC का 5% होते हैं। ये फिर से नॉन फेगोसाइटिक होते हैं और ये अगेन फेगोसाइटिक होते हैं। ये सबसे बड़ा कोशिका है, WBC का सबसे बड़ा सेल है। और मोनोसाइट की विशेषता ये है कि इसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो मोनोसाइट्स को पहचानने के लिए सबसे बड़े न्यूक्लियस से और लिम्फोसाइट्स को पहचानने के लिए सबसे बड़ी कोशिका से पहचानते हैं। लिम्फोसाइट्स वुफिंग कफ के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। 20% से ज्यादा बढ़ गया मतलब वुफिंग कफ है, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और मोनोसाइट्स बहुत ही कॉमन डिजीज है, TB, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के समय इनकी संख्या 5% से बढ़ जाती है। इस प्रकार ग्रेनुलोसाइट्स का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स लिम्फ के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और WBC का महत्वपूर्ण पार्ट भी है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट को कहते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं और ब्लड क्लॉटिंग में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो प्लेटलेट्स, इसका स्ट्रक्चर विचित्र होता है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड ट्राइरेडिएट बायएंगुलर स्ट्रक्चर है। और ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। इसके अंदर भी विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि ना तो न्यूक्लियस होते हैं ना सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं और ब्लड क्लॉट में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार कार्पोसेल्स जो होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स 3 प्रकार के होते हैं। हम इसका विशेष वर्णन अध्ययन फिर से हम करेंगे अगले चैप्टर में, जैसे मैंने बताया। अब इसका दूसरा पार्ट चलते हैं हम। इसका दूसरा पार्ट है वेसल्स। विद्यार्थियों वेसल्स जो होते हैं ट्यूबुलर, ट्यूब के समान लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो रक्त का परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान ब्लड इन्हीं के माध्यम से जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा है कैपिलरीज।
तो विद्यार्थियों सबसे पहले आर्टरी पर चलते हैं हम। आर्टरी क्या करता है, ये कैरिंग प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब ये हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। इसमें एकमात्र आर्टरी एक्सेप्शनल के रूप में है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है आप देखेंगे, ये अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, वेन्स के अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। इनका जो ल्यूमेन होता है वो भी अपेक्षाकृत कम विकसित होता है या सकरा होता है, बोल सकते हैं, नैरो होता है। इसके अंदर का जो लेयर है, मतलब ल्यूमेन के ठीक बाहर का लेयर ट्यूनिका इंटरना कहलाता है और ये एंडोथीलियल सेल से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो दूसरा लेयर है ल्यूमेन के बाद का दूसरा लेयर, वो कहलाता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और बाहर का लेयर जो होता है ट्यूनिका एडवेंटेसिया कहलाता है और ये मुख्यतः इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है। इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये शरीर के गहरे भाग में पाया जाता है और इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और कलर भी लाल दिखता है। ये एक ट्रांसफर सेक्शन है आर्टरी का। ये इसके बाद हम चलते हैं वेन्स पे। वेन्स क्या करते हैं, वेन्स अशुद्ध रक्त कैरी करते हैं, कैरिंग इम्प्योर ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, मतलब अशुद्ध रक्त हृदय को ले जाकर छोड़ते हैं, हृदय में ले जाकर छोड़ते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले वेसल्स को हम वेन्स कहते हैं। इसमें भी एकमात्र एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो शुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं किसी भी अंग से हृदय को जाने वाले संरचना को हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। लेकिन जब आप लंग से शुद्ध रक्त हार्ट में जाता है तो वो कार्य कौन करता है, पल्मोनरी वेन। तो ये एक्सेप्शन के रूप में है। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन के रूप में है। अब वेन के आप एक ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो इसमें भी ठीक 3 लेयर मिलेंगे, एक ल्यूमेन मिलेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टरी के ल्यूमेन से इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। इसका आंतरिक जो लेयर है जिसे हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम से बना होता है ठीक आर्टरी की तरह। ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो मसल फाइबर से बना होता है और ट्यूनिका एडवेंसिया जो होता है वो इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इनके विपरीत कैपिलरीज जो होते हैं आर्टरी और वेन्स के मिक्स संरचना है। इसे हम इस प्रकार चित्र में देखेंगे। अगर ये आपका आर्टरी है तो इसके कई ब्रांचेस होंगे। इसी ब्रांच को हम आर्ट्रियोल कहेंगे। इन आर्ट्रियोल्स में ऐसे कैपिलरीज रहते हैं। ये कैपिलरी वेन्यूल में खत्म होता है, फिर आगे जाकर ये वेन बनाता है। तो आप देखेंगे अगर आप इसे हम आर्टरी माने चित्र में और इनको हम आर्टेरियोल कहते हैं। आर्टरी का छोटा भाग आर्ट्रियोल कहलाता है और वो जाकर कैपिलरीज में खत्म होता है। कैपिलरीज जो होते हैं आर्टरी और वेन्स दोनों के मिक्स हैं। इसे ना हम आर्टरी कह पाएंगे ना इसे हम वेन कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये शुद्ध रक्त आया और अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। ये ऑर्गन पे है जहाँ पे रक्त यूटिलाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो जब रक्त जाता है तो हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये संरचना कहलाती है वेन्यूल। ये भी वेन्यूल है और ये आपका है वेन। याद रखेंगे विद्यार्थियों, वेन में एक वॉल्व होता है, अर्थात इसमें अपेक्षाकृत कम गति से रक्त प्रवाहित होता है। इसके वे आर्टरी की अपेक्षा इसमें कम गति से होता है और रुक रख कर होता है और इसमें रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और संरचना याद रखेंगे। आप सोचते होंगे कि आर्टरी तो पूरा रक्त प्रवाहित कर रहा है, लेकिन आर्टरी को काम करने के लिए रक्त कौन देता है?
तो एक होता है इसमें जो आर्टरी, ये आर्टरी का ही ब्रांच जब रक्त इसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे हम वेसोफाइब्रोसा नाम देते हैं, जो आर्टरी और वेन्स को रख देता है इसके काम करने के लिए। इस प्रकार आर्टरी और वेन्स कि छोटे से स्ट्रक्चर कम सा आर्ट्रियोल और वेन्यूल है, वो फर्दर जाकर कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। तो विद्यार्थियों, जिनमें कैपिलरीज होता है उस प्रकार के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अगर इस स्थान पर साइनस रहे तो उसे हम ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं मोलस्का में और इन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और ये क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनालिड्स में और वर्टिब्रेट्स में इस प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक को कहते हैं हम ओपन और दूसरे को हम कह सकते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि एनेलिडा और वर्टिब्रेटा में पाया जाता है। और ये स्पेशली इनवर्टिब्रेटा में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, सिर्फ एनेलिडा को छोड़कर। इसको आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे मोलस्का में जो होता है आर्टरी, वेन्स, हार्ट सभी संरचनाएं विकसित होती है, लेकिन चूंकि साइनस होता है इसलिए उसे हम ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसको ध्यान से याद रखेंगे, लिखते समय इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ये पार्ट काम आता है। तो विद्यार्थियों, वापस हम चलते हैं। हमने वेसल्स के अंतर्गत आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का अध्ययन किया। इसके अलावा एक और प्रमुख संरचना होता है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट है, उसे हम कहते हैं हार्ट। तो हार्ट का भी हम विस्तृत अध्ययन एक और चैप्टर में करेंगे, एक और लेसन में करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उन हार्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे जो विभिन्न ऑर्गन्स में विभिन्न एनिमल्स में पाया जाता है। तो पहला जो हार्ट है वो है पल्सेटिंग टाइप ऑफ हार्ट, पल्स से कंट्रोल होने वाला, वो एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। दूसरा होता है ट्यूबुलर हार्ट। ट्यूबुलर हार्ट आर्थ्रोपोडा और लोअर वर्टिब्रेट्स में देखा गया है। ये ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए से ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं। कुछ एसेसरी हार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे फिश और एम्फीबियम में, मतलब मुख्य हृदय के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जो ये काम करते हैं, है ना। इसी प्रकार एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट जो एनेलिडा में होता है, ये न्यूरॉन्स से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। फिर एक हार्ट है मायोजेनिक हार्ट जो वर्टिब्रेटा में होता है, मैमल्स में होता है। ये हार्ट वास्तव में वही चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे हमारे हृदय में होता है 2 आर्टरी 2 वेन्स जो पंपिंग का काम करता है। और वास्तव में देखा जाए तो हार्ट जो है मेसोडर्म का पार्ट है, एक मॉडिफाइड वेसल्स है। तो जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो उस समय इसका ओरिजिन से हम इसका स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये काफ़ी मदद मिलेगी। तो अभी हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, चूँकि सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें इसे इसी रूप में अध्ययन करना है, इसी रूप में इसे हम इसको समझना है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट पढ़ा, और ये ओपन और क्लोज टाइप का हो सकता है, इसका अध्ययन किया। विद्यार्थियों, इसके बाद आपको जो पढ़ना है, आपको जो समझना है, वो है लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम। ये इसका सेकंड पार्ट है। किसका सेकंड पार्ट है? वेस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ये तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम पे। लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम एज यूजुअल लिम्फ वेसल और नोड्स में बटा होता है। लिम्फ जो है पूरी तरह से ब्लड ना होकर प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। विद्यार्थियों, यह याद रखना है, ये पूरी तरह से WBC से नहीं बना होता। WBC में ग्रेनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, मोनोसाइट्स नहीं होता, ना ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ना RBC होता है। तो ये प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। विद्यार्थियों, आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या है?
स्ट्रक्चर के अलावा। तो ब्लड स्मॉल पार्टिकल्स को कैरी करता है, लिम्फ जो है लार्ज पार्टिकल को कैरी करता है। उदाहरण के रूप में एमिनो एसिड्स अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद किसी स्थान विशेष पे ले जाना है तो वो ब्लड कैरी करता है, और अगर उसके दूसरे कंपोनेंट प्रोटीन ना होकर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, अगर ऐसे चीज़ों को कैरी करना है तो वो लिम्फ कैरी करता है। इसलिए इसकी विशेषता है, इसका महत्व है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लिम्फ जो है प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। वेसल्स, तो इसके अंतर्गत लिम्फ वेसल के अंतर्गत कैपिलरीज आते हैं, थोरेसिक डक्ट आता है, लैक्टिल्स आता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट आता है। विद्यार्थियों, मैं इस चित्र में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको समझाना चाहूंगा कि लिम्फ कैपिलरीज कैसे होते हैं। तो ये लिम्फ कैपिलरीज के स्ट्रक्चर है। लिम्फ कैपिलरीज इसी तरह इसी कैपिलरीज में रहते हैं और आगे जाकर लिम्फ वेसल्स का निर्माण करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से कुछ विशिष्ट कंपोनेंट्स को टिश्यूज से वापस कैरी करता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है लिम्फ कैपिलरीज, और ये वाला पार्ट है इसके वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स में मैंने जैसे बताया कि कैपिलरीज आते हैं, ठीक है, पूरे कंप्लीट में। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स में थोरेसिक डक्ट, लैक्टिल्स, राइट लिम्फेटिक डक्ट आदि आते हैं। तो इसे हम समझने के लिए एक और चित्र का मदद लेंगे विद्यार्थियों। इस चित्र को आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तभी इसे आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको थोरेसिक डक्ट बता रहा हूँ। पीठ में आपका जो लंबर बोन होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम होता है, उस स्थान पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये वर्टेब्रल कॉलम है सपोज, तो लंबर बोन के पास, ठीक है, सिस्टर्ना काइली नाम का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसी स्थान पर जितने भी लिम्फ वेसल्स हैं ये आकर, ये है सिस्टर्ना काइली, इसी स्थान पर सारे आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे प्रीऑर्टिक, यहाँ पे प्रीऑर्टिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो सिस्टर्ना काइली को एग्जिबिट करते हैं। ये एक्चुअल में आपको जो दूसरा स्ट्रक्चर बताया हूं मैं, थोरेसिक डक्ट, ये आपका थोरेसिक डक्ट है। थोरेसिक डक्ट इज नथिंग, ये क्या है, सिस्टर्ना चाइली का आगे का पार्ट है जो लिम्फ वेसल्स को एसिमुलेट करता है। सारे कैपिलरीज आपस में मिलकर एक वेसल्स बनाते हैं। वो वेसल्स कंप्लीटली जाकर थोरेसिक डक्ट में खुलते हैं। थोरेसिक डक्ट आगे जाकर जो जुगुलर वेन और सब क्लेविकल वेन है, यहाँ पे जुगुलर और सब क्लेविकल वेन के पास यहाँ पे ये जाकर एंड होता है। इसके राइट साइड में इस तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये भी किसका पार्ट है, वेसल्स का। इसके अलावा आप देखेंगे ये यहाँ पे ये फर्दर कहाँ जाकर ओपन होता है, ये पूरी तरह से कहाँ ओपन होगा, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। ये है आपका सुपीरियर वेना कावा। फर्दर ये सुपीरियर वेना कावा में जाकर ओपन होता है, वहां से वो कलेक्ट करके फर्दर सर्कुलेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो हमने क्या देखा,
कैपिलरीज देख लिए, थोरेसिक डक्ट देख लिया, राइट लिम्फेटिक डक्ट देख लिए, लैक्टिल्स। लैक्टिल्स आपको पता है लैक्टिल्स कहाँ पाए जाते हैं? लैक्टिल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पेयर्स पेचेस होते हैं उस स्थान पर लैक्टिल्स होते हैं। अगर आप एक ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, एक इंटेस्टाइन का काटेंगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा, और एक पार्ट को आप हाईलाइट करेंगे इस प्रकार, तो ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट एक्जेक्टली लैक्टिल्स। ये है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोहन एंड दिस इज एक्चुअली लैक्टिल्स। ये भी एक प्रकार के वेसल्स हैं। और आप जानते हैं पेयर्स पेचेस लैक्टिल्स जब फटते हैं तभी आपको हार्निया नाम की बीमारी होती है। वो एक्चुअली पेयर्स पेचेस और लैक्टिल्स के फटने की वजह से होता है। और आपको बता दूं मैं कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो उसके अंतर्गत पेयर्स पेचेस आते हैं और लिम्फ वेसल्स के अंतर्गत लैक्टिल्स आते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से सुन के याद रखेंगे। नोड्स जो होते हैं लिम्फ नोड्स, इसके अंतर्गत टॉन्सिल्स आता है। आप जानते हैं सभी टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, गले के ऊपरी सिरे पे होता है और इनकी बढ़ने की वजह मुख्य रूप से जब कभी भी इन्फेक्शन होता है तभी ये बढ़ता है, खासकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। दूसरा है स्प्लीन। आप जानते हैं लेफ्ट डायफ्राम के ठीक नीचे स्प्लीन होता है जो शरीर का सबसे बड़ा लिम्फ नोड्स है। ये भी प्रश्न में आता है लार्जेस्ट लिम्फ नोड्स कौन सा है, तो स्प्लीन है। और इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है। इसके अलावा पेयर्स पेचेस ये सारे लिम्फ नोड्स में आते हैं। इस प्रकार लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम में लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स आते हैं जो कि वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मुख्य रूप से दो पार्ट में बटा होता है, पोर्टल सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत हिपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर से जुड़ा है। सारे यूजफुल मटेरियल लीवर में डाल दिए जाते हैं, हार्मोन ड्रग्स जो भी, फिर वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग होती है। इसी प्रकार जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे के सारे रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकाला जाता है। मनुष्य में रीनल पोर्टल सिस्टम का अभाव होता है क्योंकि हमारा किडनी पूर्णतः विकसित होता है, जबकि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम अपेक्षाकृत अन्य वर्टिब्रेट से ज़्यादा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें विकास के साथ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पॉजिटिवली विकसित हुआ है, रीनल पोर्टल सिस्टम नेगेटिवली विकसित हुआ है। इस प्रकार पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत हिपेटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम आते हैं। उसी प्रकार वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम आते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट का अध्ययन किया, और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत लिम्फ वेसल्स और नोड्स का अध्ययन किया, लिम्फ नोड्स का अध्ययन किया। ये पूरी तरह से हमारे शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कहलाते हैं, जिसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेरेब्रम से होता है। और इसके लिए कोई विशिष्ट हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सेल्फ रेगुलेटरी रेगुलेशन है, जिसका खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था और पूरी प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम ब्लड कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर और उसका रेगुलेशन अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।